बच गया बिगुल, रणभूमि तैयार। पांच राज्य, 55 दिन, नई सरकार। विपक्ष का दावा, परिवर्तन की बयान। नाटक और नौटंकी की सत्ता पक्ष की हुंकार, फिर हमारी सरकार। बीजेपी के 221 योद्धा तैयार। कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार। तय करेगी जनता, अब की बार किसकी सरकार। तो तय आप ही लोगों को करना है कि अब की बार किसकी सरकार, और केवल 55 दिन है, लेकिन इन 55 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर, और ये है मेगा इलेक्शन बुलेटिन सरकार। तो मेगा इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत भी करते हैं और ये भी बता दें कि आज चुनावी खबरों के लिहाज से एक बहुत बड़ा और अहम दिन है। एक साथ दो बड़ी खबरें सामने आई, इन्हीं दो खबरों से सरकार की शुरुआत कर रहे हैं। जरा देखें आज की ये दो तस्वीरें जो आज की सबसे बड़ी दो हैपनिंग से जुड़ी हैं, उससे कर रहे हैं। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप दो बड़ी खबरें देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में 23 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। पूरा चुनावी कार्यक्रम आ गया। आज से ठीक 55 दिन बाद 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा अब की बार किस स्टेट में किसकी सरकार। जी हां, और दूसरी खबर यह है कि चुनाव तारीखों के ऐलान के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट की घोषणा कर दी। एमपी में आज 57 तो छत्तीसगढ़ में 64 बीजेपी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। और इसी के साथ अब तक छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 85 बीजेपी उम्मीदवार तय हो गए, जबकि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों में से आज की सूची मिला के 136 प्रत्याशी तय हो गए। पहली बार में 39, दूसरी बार में 39, तीसरी लिस्ट में एक और आज के ये नाम 57, सबको मिलाकर 139 नामों की ये घोषणा हो चुकी है। आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं पांचों राज्यों में चुनाव को लेकर आज जो घोषणा हुई, किस चरण में कहां-कहां चुनाव हैं। जरा बारीकी से देखें और जान लें कि यहां कब-कब कैसे-कैसे चुनाव होने हैं। और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर, हमने आपको शुरुआत में बताया कि आज सरकार में दो बड़ी खबरों से हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इन पर हमारी नजर रहेगी। तो आपको अब सबसे पहले बताते हैं कि जिस तारीख का आप इंतजार कर रहे थे, पूरा चुनावी कार्यक्रम क्या है, यह हम आपको सरकार में विस्तार से अब बताने जा रहे हैं। जरा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप नजर डालें और देखें ये पूरा चुनावी कार्यक्रम जो आ चुका है। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटें हैं जिसके ऊपर एक साथ चुनाव ने, जबकि छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं। 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव और 3 दिसंबर को नतीजे। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर चुनाव होने हैं और 2 चरणों में पुनीत जी चुनाव होंगे। पहला चुनाव 7 नवंबर को होगा, जबकि दूसरा जो चुनाव है 17 नवंबर को होगा। साथ ही साथ इन चरणों में सीटें भी आप देख लें। छत्तीसगढ़ की 90 में से पहले चरण में 20 सीटें, इन पर मतदान होने हैं, और दूसरे चरण में 70 सीटें हैं, इस पर वोट पड़ेंगे। और दोनों जगहों पर सरकार बनाने के लिए आपने किसको चुना, 3 दिसंबर को पता चलेगा। चलिए अब बारी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटें हैं और इसमें एक चरण में 17 तारीख, एक तारीख में चुनाव जाएंगे। 17 नवंबर वो तारीख होगी और नतीजे वही 3 दिसंबर को आएंगे, सबके एक साथ। तो एमपी की 230 सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो 200 सीट वहां पर हैं और 23 नवंबर को यहां पर मतदान होगा।
ये 200 सीटें इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां पर फिलहाल कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे वहां पर सत्ता में अब पहुंचे। जरा मिजोरम की स्थिति देखें। कुल 70 सीटें वहां पर हैं विधानसभा की और 7 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। और इसके बाद में 5वां स्टेट जो है उसको भी आप देखें। 5वें स्टेट में यहां भी देखें तेलंगाना, कुल 119 सीटें तेलंगाना की, जिसमें एक ही चरण में चुनाव होंगे। 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। तो यह है पूरा चुनावी कार्यक्रम और इस पूरे चुनावी कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनावी तारीखें आपने देख ली। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होना है, 7 और 17 तारीख को। मध्य प्रदेश में केवल एक 17 तारीख को चुनाव होने। लेकिन अब जरा ये देखें कि पूरे चुनाव को लेकर के आज निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन जानकारियों को साझा किया है। आप देखें, इस पूरे चुनाव में कुल मिलाकर के 679 सीटें हैं, जबकि देश भर के 16 करोड़ मतदाता जो हैं अपना मत का प्रयोग अब की बार के चुनाव में करने वाले हैं। और पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो इन 16 में से लगभग 8 करोड़ पुरुष मतदाता हैं पुनीत जी, जबकि 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं इस पूरे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। और फर्स्ट टाइम वोटर इनकी संख्या 60 लाख से थोड़ी ज्यादा है, 60.2। और इसके साथ ही दलों की नजर इन्हीं फ्रेश वोटर्स पर रहती है। निर्वाचन आयोग का भी मानना है कि इन फ्रेश वोटर्स को आप मोटिवेट करें, आप इन्हें वोट करने के लिए प्रोत्साहित करें। अब जरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इनकी अलग अलग राज्यवार स्थिति को भी आप देख लें। एक एक करके आपको राज्यवार स्थिति बता रहे हैं। जरा आप देखें, छत्तीसगढ़ में चुनाव से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स भी आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वोटर हैं 2.03 करोड़ और मध्य प्रदेश में कुल वोटर हैं 5.61 करोड़। अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 1.01 करोड़ के आसपास पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाता यहां पर ज्यादा हैं। 1000 में 30 वोटर्स ज्यादा हैं। 1.02 करोड़ महिला मतदाता हैं पुनीत जी। मध्य प्रदेश में यह संख्या आप देखें, महिला मतदाताओं की संख्या 2.72 करोड़ है मध्य प्रदेश में। और जैसा अभी अविनाश बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों से अधिक संख्या महिला मतदाताओं की है। इसे भी जानकारी के तौर के ऊपर आज जब साझा किया गया तो दलों की स्ट्रेटेजी इसके मुताबिक आगे बनना तय है। बिल्कुल। और पोलिंग बूथ की बात करें तो करीब 24,199 के आसपास पोलिंग बूथ बनाए गए पुनीत जी, जबकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 64,523 पोलिंग स्टेशन मध्य प्रदेश में कुल बने हैं। तो कुल 90 सीटें छत्तीसगढ़ में और उधर 230 सीटें, कुल मिलाकर 320 सीटों पर खास तौर पर IBS24 की पूरी नजर रहने वाली है। और इन्हीं सीटों के ऊपर एक एक चुनावी गणित और हरकत पर हमारी नजर रहने वाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, जीत के दावे उन्होंने किए। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स में पोस्ट करके लिखा कि हैं तैयार हम, शुरू हो चुका है युद्ध, माटी के अभियान का, नहीं रुकेगा अब ये रथ, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान का। एक बार फिर भरोसे के हाथ जुड़ेंगे, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। यानी सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की जीत की हुंकार भर दी है पुनीत जी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका भी रिएक्शन आया, लेकिन फिलहाल आप एक्स के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है नहीं रुकेगा ये रथ, और इसे सीधे तौर पर चुनाव को छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान से जोड़ा है। तो एक तरफ जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। देखिए, चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आपने रिएक्शन सुना। चुनाव की तारीखों की घोषणा के फौरन बाद उन्होंने कहा कि जनता इंतजार कर रही इन तारीखों का। हमने जो काम किए जनता तक पहुंचे हैं और अब उन कामों के आधार पर पुनः आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ चुनावी गुब्बारे की संज्ञा कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को भी दी गई। उन्होंने कहा हम तो हमेशा काम करने वाले लोग हैं, हमें किस बात का भय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर को जब इन चुनाव के नतीजे आएंगे उस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियां और नजदीक पहुंचेंगी, तेज होंगी, क्योंकि तकरीबन 6 महीने के बाद यह अविनाश केंद्र में भी 2024 में नई सरकार को बनना है। और ऐसे में मौजूदा वक्त में जो चुनावी माहौल है इसका सेमीफाइनल आप इसे कह सकते हैं, जो 24 में होगा उसकी तैयारी अभी टटोली जाएगी, परखी जाएगी और माहौल और मूड क्या है जनता का यह पता चलेगा। बिल्कुल। और 2018 में इन 5 राज्यों में से 3 में यानी हिंदी पट्टी के एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। खास बात यह थी कि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी। यानी बीजेपी के लिए इन चुनावों के नतीजे निराशाजनक थे। पुनीत जी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार अपने पिछले रिकॉर्ड को बदलने की चुनौती है, यानी 2018 से उभरने की। दूसरी तरफ ये कांग्रेस का भी एक बड़ा इम्तिहान होगा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सत्ता को बरकरार रखना। और मध्य प्रदेश में 18 में तो सरकार बना ली थी, लेकिन अब फिर से उन नतीजों को दोहराना कि वो वन टाइम वंडर नहीं था, यह सिद्ध करना कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में चुनौती। दोनों मुख्य दलों को हिंदी पट्टी के तीनों स्टेट में जो टेस्ट देना होगा वो किसी लिटमस परीक्षण से कम नहीं होगा। हालांकि इन राज्यों में मुख्य रूप से बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन इन नतीजों की गूंज 24 के चुनाव में सुनाई पड़ना एकदम तय है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए बनाम कांग्रेस के साथ मिलकर बना विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया, इसके बीच में भी एक मुकाबला होगा। बिल्कुल। और चुनावी मुद्दों की अगर बात करें पुनीत जी, तो हाल ही के दिनों में 2 प्रमुख मुद्दे दोनों ही गठबंधनों की ओर से उभर कर आए हैं। एनडीए ने महिला आरक्षण बिल को पारित कराकर 3 दशकों से लंबित सपने को साकार करने का दावा किया है, जिसे लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी इसे मेन तरीके से इस्तेमाल करने में जा रही है। और ऐसे में नतीजे भी बताएंगे कि महिला आरक्षण का जो दांव है ये चला है, सफल हुआ है या सफल हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आज जैसे चुनावी तारीखों की घोषणा हुई, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक भी ठीक उसी वक्त पर हो रही थी। अपडेट हम दर्शकों को देते रहे। 4 घंटे की बैठक के बाद राहुल गांधी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो जातिगत जनगणना की मांग दोहराई। और जैसा आपने कहा कि एक एनडीए का मुद्दा बनेगा तो दूसरा इंडिया का। इंडिया के लिए इस बार के चुनाव में जाति जनगणना मुख्य मुद्दा होने वाला है। वो जनता को भाया कि नहीं भाया, यह सेमीफाइनल में क्लियर हो जाने वाला है। और बिल्कुल इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी पुनीत जी दर्शकों को दिखाता है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन राज्यों में चुनावी रणनीति को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मंथन किया। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में हुई इस बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद रहे। खड़गे ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में सही हिस्सेदारी के लिए समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति पर सामाजिक और आर्थिक डेटा होना जरूरी है। कांग्रेस लगातार देशव्यापी जाति जनगणना की मांग उठा रही है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर चुप है। इधर चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने 3 कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना होगी और इन जातीय जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे भी किया जाएगा। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे, कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। कुल जमा जोड़ ये कि 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी तमाम अन्य मुद्दों के साथ ओबीसी के मुद्दे पर भी लड़ेगी। पहले महिला आरक्षण कानून में भी ओबीसी कोटे का मुद्दा कांग्रेस उठा चुकी है और अब कांग्रेस शासित राज्यों में
जातीय जनगणना का ऐलान कर ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा दांव भी खेल दिया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो 2024 में जो चुनाव होने हैं देश के, जिसमें मोदी सरकार क्या वापस लौटेगी, एक सवाल देश के सामने है। क्या इंडिया नाम का गठबंधन वर्क करता है, ये सवाल देश के सामने है। और उसी के साथ में इन दोनों बड़े गठबंधनों के जो दो बड़े मुद्दे हैं, एक महिला अधिकारों से जुड़ा महिला आरक्षण बिल का ऐतिहासिक तौर पर पास करवाया जाना, क्या यह काम करता है, और या दूसरी तरफ जातिगत जनगणना के बहाने ओबीसी वर्ग जो सारे देश में बहुसंख्यक आबादी का एक हिस्सा है, उनकी बात करना, उनके अधिकारों की बात करना, यह काम करता है। इनका लिटमस परीक्षण 2023 में हो जाएगा, इसीलिए 23 के नतीजे 24 के लिहाज से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही कई एंगल हैं जिन पर आपको सरकार में विश्लेषण करके बताएंगे।